नेक्स्ट हम लोग डीपीपी स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का। एंड क्वेश्चन नंबर 1 में a thin uniform tube is bent into a circle of radius r in a vertical plane. Equal volumes of the two immiscible liquids whose densities are rho1 and rho2 fill half the circle. The angle theta between the radius vector passing through the common interface and the vertical is, ठीक है ना। हालांकि ये क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन है, जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और जेई मेन में बोल सकते हैं कि रिपीट हुआ है। इसमें क्या है कि एक सर्कुलर ट्यूब है इस टाइप से, और इस सर्कुलर ट्यूब में दो अलग अलग लिक्विड फील्ड है। अब दो अलग अलग लिक्विड फील्ड होने की वजह से क्या होगा कि जो हैवी लिक्विड होगा वो लाइटर लिक्विड को थोड़ा सा ऊपर पुश कर देगा, ठीक है। जैसे ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, और जो कॉमन इंटरफेस है वो लोएस्ट पॉइंट से थोड़ा राइज कर जाएगी। तो बेसिकली क्वेश्चन प्रेशर कैलकुलेशन पे है, बेसिक्स ऑफ प्रेशर कैलकुलेशन इन केस ऑफ स्टैटिक लिक्विड। तो सपोज ये लिक्विड हो गया रो1, और हम मान के चल रहे हैं कि रो1 की वैल्यू रो2 से ज़्यादा है। इधर हो गया ये वाला लिक्विड सपोज रो2, ये लिक्विड हो गया रो2। अब इसमें है क्या, कॉमन इंटरफेस। अब ध्यान से देखो, तो कॉमन इंटरफेस इधर से थीटा एंगल चेंज हो गई है, तो ये वाला एंगल इधर से थीटा एंगल हो जाएगा। और इसी तरह से बोल सकते हैं कि अगर इधर भी देखें तो इधर भी ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है हम लोग को, हम लोग क्या करेंगे कि देखो प्रेशर किसी भी पॉइंट पे अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रेशर किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, सपोज हम लोग प्रेशर कैलकुलेट करते हैं जो लोएस्ट पॉइंट है, एंड लोएस्ट पॉइंट ये रहा, लेट्स से पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पे प्रेशर रो1 की वजह से लेफ्ट साइड से अगर कैलकुलेट करें, और पॉइंट ए पे प्रेशर रो2 और रो1 के कॉम्बिनेशन की वजह से अगर हम राइट साइड से कैलकुलेट करें तो वो इक्वल आना चाहिए। तो प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हमको हाइट्स देखने पड़ेंगे ठीक से। तो ऐसे देखो कि पॉइंट ए और रो1 जो लेफ्ट साइड है उसमें कितना गैप आएगा। तो ये वाला गैप अगर आप कैलकुलेट करो ठीक से, तो ये गैप निकल के आएगा, ये वाला डिस्टेंस ऐसे ले लेते हैं, ये एंगल भी थीटा होगा, रेडियस इसका हम लोग आर ले लेते हैं, तो ये गैप निकल के आएगा आर माइनस आर साइन थीटा। इसी तरह से इधर देखें, तो इधर अगर हम देखें तो ये वाला गैप कितना होगा, तो ये गैप अगर आप ध्यान से चेक करो तो ये वाला गैप बनेगा आर साइन थीटा, ठीक है। और ये वाला गैप अगर हम देखें तो ये गैप बनेगा आर कॉस थीटा। और फाइनली ये जो छोटा सा गैप बच रहा है रो1 लिक्विड की वजह से, तो ये गैप आएगा निकल के आर माइनस आर कॉस थीटा। तो हम करने क्या वाले हैं, दोनों साइड से लिक्विड का डेंसिटी, दोनों साइड अलग अलग लिक्विड है और ए पॉइंट पे प्रेशर निकाल रहे हैं, तो ए पॉइंट का जो प्रेशर है वो दोनों तरफ से मैच होना चाहिए, दैट्स इट। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे तो लिखेंगे रो1 जी एच की जगह आएगा R1 माइनस साइन थीटा, इक्वल टू राइट साइड से लिखें अगर तो रो2 की वजह से लिखेंगे रो2 जी आर साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा, और थोड़ा सा रो1 भी है उधर, तो रो1 जी आर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर आप इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करते हो तो यहाँ से आपको टेन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा रो1 माइनस रो2 अपॉन रो1 प्लस रो2, ठीक है ना। पॉपुलर क्वेश्चन है इसलिए आंसर मुझे तो याद ही है, ठीक है ना। क्लास एग्जाम्पल में भी पहला दूसरा क्वेश्चन ही होता है प्रेशर स्टार्ट करते ही। आईआईटी में जब क्वेश्चन आया था तो इसमें एक स्टेप और ऊपर आया था कि अगर हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें तो ये पूरा सिस्टम ऑसिलेट होगा, तो उसका टाइम पीरियड भी निकालना था। तो आप चाहो तो इसके बाद और इसको सॉल्व कर सकते हो थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में टू ट्यूब्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 लेंथ L1 and L2 respectively are connected in series and a liquid flows each of them in streamlined condition. P1 P2 are the pressure differences across the two tubes. P2 is 4 P1 and L2 is L1 by 4. Then the R2 will be equal to,
तो देखो लिक्विड अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो में दोनों से फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही ट्यूब्स में इनफैक्ट रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड सेम होगा और इसमें पॉइसोली इक्वेशन आपकी यूज होगी, ठीक है ना। तो यूजिंग पॉइसोली इक्वेशन हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड देती है, किस वॉल्यूम रेट से लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो पॉइसोली इक्वेशन इज dv by dt इज पाई इंटू प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी एंड r to the power 4 एंड डिवाइडेड बाई 8 ईटा l, ईटा जिसमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो अगर हम अपने प्रॉब्लम के हिसाब से जाएं तो ये प्रेशर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है, रेडियस पावर 4 के प्रोपोर्शनल है और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बाकी लिक्विड सेम है और दोनों केस में ये वैल्यू सेम है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P1 इंटू R1 to the power 4 अपॉन L1 इज इक्वल टू, अब P2 की जगह हम लोग लिख देते हैं 4P1, तो ये हो जाएगा 4P1 इंटू R2 to the power 4 एंड डिवाइडेड बाई L2 की वैल्यू L1 बाई 4 है तो उसको भी L1 बाई 4 लिख देते हैं। तो यहाँ से आप देखो क्या मिलेगा आपको, तो R2 पावर 4 इज इक्वल टू, अब ये 4 और 4 16 हो जाएगा, तो ये R1 पावर 4 अपॉन 16 आ रहा है देखो। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि R2 इज इक्वल टू R1 बाई 2। डायरेक्टली एप्लीकेशन है पॉइसोली इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अ सोप बबल ब्लोन बाय अ मैकेनिकल पंप एट द माउथ of a tube increases in volume with time at a constant rate. The graph that correctly depicts the time dependence of pressure inside the bubble is given by. तो देखो इसमें एक बात लिखी हुई है कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम इंक्रीजेज एट ए कांस्टेंट रेट का मतलब हुआ कि जो dv अपॉन dt है वो कांस्टेंट है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ बबल है, वॉल्यूम ऑफ बबल को किसी भी टाइम पे लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये टाइम के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि जो रेडियस है वो टाइम टू द पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल आएगी। अब प्रेशर इनसाइड द बबल इज गिवन बाय, तो वैसे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है पी इन माइनस पी आउट बबल के लिए, और इसको हम लोग लिखते हैं 2s बाई आर के इक्वल। पी इन माइनस पी आउट इज इक्वल टू, अच्छा बबल है तो 4s बाई आर कर दो इसको, ठीक है। तो अगर हम इसमें पी आउट को 0 ले लें क्योंकि कुछ बताया तो है नहीं, और पी इन को पी से रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ से पी जो है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है 1 अपॉन टी टू द पावर 1/3 के, ठीक है ना। या पी आउट को अगर हम 0 नहीं लें, सॉरी पी आउट को 0 नहीं लें, तो एक्चुअली ये इस तरह का बनेगा कि P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन टी टू द पावर 1/3 एंड प्लस पी आउट। देखो ध्यान से, ठीक है ना। तो 1 अपॉन टी टू द पावर 1/3, ये एक्चुअली थोड़ा सा लिखा सही से नहीं है, ये होना चाहिए टी टू द पावर 1/3 इस तरह से, ठीक है ना। तो वो डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में a long cylindrical vessel is half filled with a liquid. When the vessel is rotated about its own vertical axis, the liquid rises up near the wall. If the radius of vessel is 5 and rotational speed is 2 rotations per second, then the difference in heights between the center and the sides in centimeter will be. अब देखो इसमें कह रहा है कि वेसल इज हाफ फिल्ड, और when the vessel is rotated liquid rises, तो ये तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं ना, वो जो पैराबोला बनता है y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g के इक्वल आ जाएगा। देखो मुझे लगता है डायरेक्ट रखने से ही मिल जाएगा आंसर, कि अगर हमें बीच में और साइड में डिफरेंस चाहिए तो ओमेगा स्क्वायर की जगह हो जाएगा 4
पाई स्क्वायर एंड 2 रोटेशंस पर सेकेंड है, तो इंटू 4 एक्स स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस है इसका 0.05 का स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई 2g, तो 2 इंटू 10 हो जाएगा ये। तो देखो कितना बचेगा, तो अगर हम पाई स्क्वायर को 10 कैंसिल कर दें और ये 2 के साथ 2 कर दें, तो ये 8 आ जा रहा है और इंटू 0.05, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 पावर -4, तो ये कितना बनेगा। अब ये मीटर में है, तो सेंटीमीटर में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो 25 इंटू 8 हो जाएगा 200, तो देखिए ये 2 सेंटीमीटर आ जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि जब वो पैराबोला बनता है, तो अगर वो पैराबोला बन रहा है तो साइड में लिक्विड कितना उठा और बीच में कितना नीचे गया, इन दोनों के बीच का जो गैप है ये एक्चुअली y है, ठीक है ना। और इस कोऑर्डिनेट को हम x, y बोल सकते हैं, तो एक तरह से ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। A liquid of density rho is coming out of a hose pipe of radius a with horizontal speed v and it hits a mesh, ठीक है। 50% of liquid passes through the mesh unaffected, इसका मतलब उसमें उसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ है, and 25% loses all its momentum and 25% comes back with the same speed. The resultant pressure on the mesh will be, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि सपोज अगर रो डेंसिटी का लिक्विड है, रो डेंसिटी का लिक्विड है और वो हॉरिजॉन्टल स्पीड v से जा रहा है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि dt टाइम में ये dx डिस्टेंस का ये लिक्विड है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a है, तो इसका मास कितना बनेगा, तो इसका मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू इसका वॉल्यूम, ठीक है। और अगर हम फोर्स निकालना चाहते हैं, या ऐसे कह लो कि अगर इसका मोमेंटम चेंज होता है तो उसका मोमेंटम, इसका इनिशियल मोमेंटम कितना लिख सकते हैं, इसका इनिशियल मोमेंटम हम लोग लिख सकते हैं dm इंटू वी, तो ये हो जाएगा रो ए वी और इंटू dx। और अब अगर बात ये आती है कि अगर ये अनडेविएटेड पास कर गया है, 50% तो अनडेविएटेड चला गया है, 25% मोमेंटम जीरो हो जा रहा है और 25% का मोमेंटम वापस बैक हो जा रहा है, तो अगर हम टोटल चेंज इन मोमेंटम लिखें, टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, ठीक है ना, पर सेकेंड भी कन्वर्ट कर दें तो ये पर सेकेंड में कन्वर्ट होके आएगा, देखना ध्यान से, तो ये हो जाएगा रो ए वी इंटू ये dx अपॉन dt हो जाएगा, बट ये तो पूरे का मोमेंटम हुआ, तो वैसे सोचो कि इंटू 0.5 में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अब बचा हुआ जो 0.25 है वो एब्जॉर्ब हो रहा है और रो ए वी इंटू डी एक्स बाई डी टी, और जो बचा हुआ 25 है % है वो कम्स बैक विद द सेम, तो उसमें मोमेंटम में चेंज डबल आ जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई और करेंगे तो 2 इंटू 0.25 सॉरी, तो ये वैल्यू आप निकालो, तो ये एक तरह से फोर्स हो गया और फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर हो जाएगा, तो देखिए क्या मिलेगा, तो आएगा रो वी स्क्वायर कॉमन ले अगर, और ए से तो डिवाइड हो ही गया है, तो ये आएगा 0.25 प्लस 0.5, तो ये 0.75 आ रहा है, यानी कि 3/4 रो वी स्क्वायर, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। रो ए वी स्क्वायर का फोर्स तो आप ऐसे ध्यान रख ही सकते हो, वो आता भी है रिएक्शन फोर्स फ्लूइड वाले चैप्टर में, बस ये कि रो ए वी स्क्वायर में 2 रो ए वी स्क्वायर कब लेना है और 0 कब लेना है, तो 50% लिक्विड के लिए 0 ले लिया है और 25% कम्स बैक वाले के लिए 2 टाइम्स ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। Water flows into a large tank. Water flows into a large tank with a flat bottom at a rate 10 power minus 4 meter cube per second. Water is also leaking out of a hole of area 1 centimeter square at the bottom. If the height of the water in the tank remains steady, तो steady का मतलब यही है कि जिस रेट से उसके अंदर लिक्विड आ रहा है उसी रेट से उसमें जो होल है उससे वो लीक भी कर रहा है, ठीक है ना, इधर से लीक भी उसी रेट से कर रहा है, तो उस केस में भाई आने का रेट
और लीक होने का रेट सेम है। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। अगर इसमें हम h हाइट का लिक्विड एज्यूम करते हैं तो लिक्विड निकलने की जो वेलोसिटी होती है, जिसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं, उसको लिख सकते हैं √2gh। ठीक है ना। तो इस पे जो वॉल्यूम आने का रेट है वो है dv/dt, और उसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू स्मॉल a इंटू वी विच इज एग्जिट रेट। तो सीधे सीधे वैल्यू डालते हैं, ये हो जाएगा 10⁻⁻4, और एरिया दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको भी हम 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर में लिख सकते हैं। और √2gh, तो √2gh की वैल्यू 1 आ जा रही है, तो यहाँ से h की वैल्यू 1/2g के इक्वल आ रही है। तो 1/2g के इक्वल, तो ये अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर बन रहा है। ठीक है ना, 5.1 दिया आंसर। ठीक है, वो g की वैल्यू पे होगा, g की वैल्यू 9.8 लेंगे तो 5.1 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में बढ़ते हैं। A cylindrical plastic bottle of negligible mass is filled with 310 milliliter of water and left floating in a pond with still water. If pressed downward slightly and released, it starts performing simple harmonic motion at an angular frequency of omega. If the radius of bottle is 2.5 centimeter, then omega is close to. तो देखो, ये बॉटल है या कोई ऑब्जेक्ट है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। अब इसमें 310 ml ऑफ वाटर है। तो लेट्स से, अब 310 ml ऑफ वाटर का मतलब 310 ग्राम वाटर हो गया सीधे सीधे। ठीक है ना, तो जब ये वाटर में ही फ्लोट कर रहा होगा ना, तो इतना ही पार्ट इसमें इन होगा, क्योंकि सिलेंडर का तो कुछ वेट है नहीं। खैर, उससे कोई लेना देना नहीं है इस प्रॉब्लम का। मेन ये है कि जब हम इसको x अंदर डिप्रेस करेंगे तो एडिशनल एफ अप कितना जनरेट होगा। तो जब हम इसको x और नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ से जो एफ अप आएगा, एफ अप एक्स्ट्रा कह लो एक तरह से, एडिशनल एफ अप, तो वो हो जाएगा वॉल्यूम एक्स्ट्रा जो अंदर गया है, वो हो जाएगा x इंटू ए इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। तो इसको इस तरह से लिख लो, a इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, और x अलग कर लो, तो ये आपका SHM कांस्टेंट k आ गया। और मास ऑफ वाटर जो ऑलरेडी अंदर है वो हमको दिया ही हुआ है 310 ग्राम। ठीक है ना, तो इसमें हमको क्या निकालना था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी √k/m हो जाएगी। रखते हैं इसमें वैल्यू, कितना बनेगा, √k/m। k की जगह एरिया में हमें रेडियस दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, तो उसको लिख देते हैं पाई इंटू 2.5 का स्क्वायर, एरिया इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर ग्राम पर सीसी में लिखे तो 1, इंटू जी की वैल्यू भी फिर हमें ग्राम पर सीसी में करनी पड़ेगी, जी की वैल्यू भी सॉरी CGS में ही रखनी पड़ेगी, तो वो 10 क्यूब हो जाएगी। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई m यानी कि 310। ठीक है, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करें अगर हम लोग, तो ये अप्रोक्सीमेटली 8 के आसपास आता है। ठीक है ना, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 8 रेडियन पर सेकेंड। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। The top of a water tank is open to air and its water level is maintained. It is giving out 0.74 meter cube water per minute through a circular opening of 2 centimeter radius in its wall.
the depth of the center of the opening from the level of water in the tank is close to। तो ये भी डायरेक्टली टॉरिसोली थ्योरम पे ही बेस्ड है। लिक्विड का एग्जिट रेट दिया हुआ है और सर्कुलर ओपनिंग का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि dv अपॉन dt, द रेट एट विच लिक्विड इज कमिंग आउट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, एंड वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स को हम लोग लिख सकते हैं √2gh। तो इस वैल्यू की जगह रख देना आप, अब वो पर मिनट है तो 0.74 पर मिनट है, तो पर सेकंड के लिए 60, और एरिया की जगह लिख देना पाई 0.02 का स्क्वायर, और जी हो गया तो आपको यहाँ से एच की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, कर लीजिएगा इसको कैलकुलेट। तो इसमें ये बी वाला ऑप्शन दिया हुआ है 4.8 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, कंसीडर अ वाटर जार ऑफ रेडियस कैपिटल आर that has water filled up to a height capital H and is kept on a stand of height h. Through a hole of radius small r at its bottom, water leaks out and stream of water coming down towards the ground has a shape like a funnel as shown. If the radius of cross section of the water stream when it hits ground is x, तो बेसिकली हमें x और स्मॉल r में रिलेशन चाहिए। तो देखो अगर ये कैपिटल H हाइट तक भरा हुआ है तो ऐसे देखना, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 पे अगर हम इसकी वेलोसिटी लिखेंगे तो ये होगी √2gh। और पॉइंट नंबर 2 पे अगर हम वेलोसिटी लिखेंगे तो ये हो जाएगी √2g h प्लस h। देखिए ध्यान से, और हम 1 और 2 पे सीधे सीधे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देते हैं। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो a1v1 तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू √2g कैपिटल H इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर इंटू √2g कैपिटल H प्लस स्मॉल h। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा भाई, इसमें 2g कैंसिल, पाई कैंसिल, x निकालना है तो x का वैल्यू हो जाएगा r इंटू ब्रैकेट h अपॉन कैपिटल H प्लस स्मॉल h एंड होल टू द पावर 1/4। देखिए 9th में फिर आंसर ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में, a cylindrical block of wood of base area 30 and height 54 floats in a liquid of density 9,900 kg per meter cube. The block is depressed slightly and then released. Time period of resulting oscillations of the block would be equal to the simple pendulum of length nearly. तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जब हम एफ ऑफ एडिशनल लिखते हैं तो उसकी वैल्यू होती है रो ए इंटू एक्स और इंटू जी, तो ये आ जाता है रो ए जी और इंटू एक्स। तो जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा वो होता है 2π√m/k, के की जगह है रो ए जी। अब कह रहा है कि इसको कंपेयर करो सिंपल पेंडुलम से, तो ये है 2π√l/g। तो अगर हम यहाँ से l निकालें तो l की वैल्यू हो जाएगी m अपॉन रो इंटू ए। अब m कितना होगा, तो सिलिंड्रिकल ब्लॉक ऑफ वुड, तो वुड है तो वुड की डेंसिटी इनटू ब्लॉक का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा उसका 30, उसका एरिया है 54, उसकी हाइट है, सेंटीमीटर क्यूब है तो 10⁻⁻⁶। तो ये हो गया मास ऑफ वुड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड है 900 और एरिया इसका है 30 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसको जरा आप सॉल्व कर लेना, देखो 30 कैंसिल हो रहा है तो 6 इंटू 6, कुछ 10th का सी ऑप्शन के आसपास आंसर आ जाएगा, ये 0.39 के आसपास। ठीक है ना, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, इफ इट टेक्स 5 minutes to fill a 15-liter bucket from a water tap of diameter 2/√π centimeter, then the Reynolds number of the flow is। तो देखो 5 मिनट में 5 लीटर बकेट फिल हो रहा है, डायमीटर गिवन है, तो अगर हम वाटर का स्पीड कैलकुलेट करें इससे
तो देखो डायमीटर वॉल्यूम फ्लो रेट अगर लिखें dV/dt, तो ये हो जाएगा 15 लीटर है, तो 15 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब एंड अपॉन 5 मिनट्स है, तो 5 इंटू 60 कर दें, एंड दिस इज इक्वल टू एरिया, तो एरिया बनेगा πr², r की जगह लिखेंगे तो 1/√π का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन सेंटीमीटर है तो 10⁻² और करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ध्यान से देखो, है तो सीधा सीधा πr² और इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से आप सबसे पहले वेलोसिटी निकालो क्या बनेगी, तो देखो कैंसिल कर रहे हैं, ये 5 ये 3 हो जाएगा, और 3 से इसको कैंसिल करें अगर, तो ये 10⁻² -4 हो जाएगा, तो यहाँ 30 हो जाएगा, तो यहाँ 0.5 बचेगा, और ये पाई भी कैंसिल है, तो देखिए यहाँ से v की वैल्यू 0.5 मीटर पर सेकेंड आएगी। नाउ रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, इनटू स्पीड इनटू डायमीटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो देखो डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया 10 क्यूब, वेलोसिटी आई है इसकी 0.5, डायमीटर है इसका 2/√π, सेंटीमीटर है तो 10⁻² कर देते हैं, एंड डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विच इज 10⁻³ तो ये वैल्यू जरा कैलकुलेट करते हैं अप्रोक्सीमेटली क्या आएगी ये वैल्यू 5649 के आसपास आती है, तो क्लोजेस्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये डेफिनेटली स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है, टर्बुलेंट फ्लो है ये। क्वेश्चन नंबर 12 में, if two glass plates have water between them and are separated by very small distance, it is very difficult to pull them apart. It is because the water between, तो ये थ्योरी का ही क्वेश्चन है, if the radius of cylindrical surface is r and the surface tension of water is T, then the pressure in water in between the plates is lowered by। तो देखो ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस बनती है ना, मतलब जो ड्रॉप टाइप का शेप होता है, उसमें हम लोग ऐसे बोलते हैं कि एक रेडियस इन्फिनिटी है और एक रेडियस इसका, दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस अगर d है, उसने ऑलरेडी दे दिया है, एक रेडियस इसका r है और एक रेडियस इसका इन्फिनिटी है। तो हमारे पास लाप्लास फॉर्मूला है, एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू s ब्रैकेट 1/r1 प्लस 1/r2, तो ये वैल्यू सीधे सीधे S/R हो जाएगी, T/R, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, a cylindrical vessel of cross section A contains water up to a height h, there is a hole in the bottom of radius a, the time in which it will get emptied। तो अगेन ये क्वेश्चन भी किया हुआ क्वेश्चन ही है, सीधा सीधा, टाइम टेकन फॉर ए वेसल टू गेट एम्प्टीड, कैपिटल A बड़ा वाला क्रॉस सेक्शन एरिया और होल का एरिया है πa² एंड इनटू √2h/g, ये आंसर बनेगा। तो ये √2/πa², देखो 13 का बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रूफ देखना हो तो इसका लेक्चर में आप देख लो, ठीक है ना, इसको प्रूफ कर रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में, two soap bubbles collapse to form a single bubble if V is the subsequent change in the volume of contained air and S is the change in total surface area, T is the surface tension and P is the atmospheric pressure, then which of the following is correct। तो देखो बबल्स, अगर सपोज एक बबल और दूसरा बबल मिलके एक थर्ड बबल बना रहे हैं, ठीक है ना, तो दिस प्लस दिस, तो सपोज इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है और इसका रेडियस r है, तो इस केस में हम लोग देखो वॉल्यूम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि गैस का वॉल्यूम कंजर्व थोड़े ना होगा, वो तो अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग होगा, ठीक है ना, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन नहीं लगेगा इस केस में। हाँ, इस केस में हम गैस के मोल्स कंजर्वेशन लगा सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एयर इन फर्स्ट बबल प्लस अमाउंट ऑफ एयर इन सेकेंड बबल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एयर इन द थर्ड बबल, यानी n1 प्लस n2
इज इक्वल टू n। अब n1 लिखने के लिए PV अपॉन RT करते हैं, तो P की जगह लिखेंगे P प्लस, देखिएगा ध्यान से, 4s अपॉन R1 और V की जगह 4/3 पाई R1 क्यूब अपॉन RT, तो पूरी इक्वेशन से कैंसिल हो जाएगा, प्लस P प्लस 4s अपॉन R1 सॉरी 4s अपॉन R2 इंटू 4/3 पाई R2 क्यूब इज इक्वल टू P प्लस 4s अपॉन R ब्रैकेट 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। देखिए ध्यान से। अब इसमें कह रहा है कि सब्सीक्वेंट चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम का मतलब हुआ फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, एंड चेंज इन सरफेस एरिया। तो हम एक काम करते हैं, इन सभी को उस तरफ ले चलते हैं। तो देखो इसमें अगर हम P ले चलते हैं तो 4/3 पाई R क्यूब माइनस 4/3 पाई R क्यूब माइनस 4/3 पाई R2 क्यूब, उसकी जगह हम लोग सीधे सीधे V लिख सकते हैं, ठीक। और आगे देखना, प्लस हमारे पास है एक 4/3 और S, अगर हम कॉमन ले लें 4/3 और S, तो ये 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो चेंज इन सरफेस एरिया S है, अच्छा तो S को उन्होंने T से रिप्रेजेंट किया है, तो हम भी वही काम करते हैं, S को पहले तो T ले लेते हैं, तो 4T अलग कर लो एंड चेंज इन सरफेस एरिया S है एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल रहा है 3PV प्लस 4ST इक्वल टू 0, 3PV प्लस 4ST इक्वल टू 0। तो ये 14 का बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। The velocity of water in a river is 18 km/h near the surface. If the river is 5 meter deep, find the shearing stress between the horizontal layers of water. Coefficient of viscosity दिया हुआ है, तो देखो 18 km/h का मतलब हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, और हाइट एक तरह से वाटर का दिया हुआ है 5 मीटर, तो इन दोनों से हमें वेलोसिटी ग्रेडियंट मिल जाएगा dv अपॉन dy। तो ये हो जाएगा 5/5 इज इक्वल टू 1, एंड शेयर स्ट्रेस का मतलब हुआ F अपॉन A इज इक्वल टू ईटा टाइम्स dv अपॉन dy, विस्कस फोर्स। तो ईटा की वैल्यू है 10⁻⁻2, पॉइस दिया हुआ है, तो पॉइस लिए हो जाएगा 10⁻³ इंटू 1। तो यही आंसर हो जाएगा 15 का सी ऑप्शन। पॉइस जो है वो SI यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 16 भी देखो, डायरेक्ट वेंचुरी मीटर का क्वेश्चन है। In the diagram, the difference in the two tubes of the manometer is 5. If the cross section of the tube at A and B is 6 and 10, the rate at which water flows through the tube. तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, वेंचुरी मीटर में रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड हम लोग निकालते हैं, dv अपॉन dt इज इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला होता है A1 A2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2g डेल्टा H विच इज द डिफरेंस इन द वाटर लेवल अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको आप कर लेना, A1 की जगह लिख देना, A1 बड़ा वाला ले लो, A1 की जगह 10 इंटू 10⁻⁻6 मिलीमीटर स्क्वायर है ना, A2 हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6, डेल्टा H की जगह रख देना 5 इंटू 10⁻⁻2, जी की जगह 10 रख देना। तो ये आंसर मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा, बाद में 10⁻6 मल्टीप्लाई करके cc पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो ये 16th का ऑप्शन ए वाला मैच कर जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 17, a large number of liquid drops, each of radius small r, collapse to form a single drop of radius capital R. The energy released in the process is converted into kinetic energy of big drop so formed. The speed of the big drop is given by. तो बेसिकली चेंज इन सरफेस एनर्जी को हमें हाफ mv स्क्वायर के इक्वल कर देना है। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स कह रहा है, तो अब इसमें एक ये भी है कि हमें स्मॉल ड्रॉप्स का नंबर कितना है ये नहीं पता है। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सपोज n ड्रॉप्स हैं और ये n ड्रॉप्स मिलके एक बिगर ड्रॉप बना रही है। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाएंगे कि n इंटू
4/3 स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो आपको यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू मिल जाएगी स्मॉल आर अपॉन नहीं n टू द पावर 1/3 टाइम्स कैपिटल आर। इसके बाद इनिशियल सरफेस एनर्जी बनेगी n इंटू 4πr² इंटू सरफेस टेंशन, और फाइनल सरफेस एनर्जी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन। देखिए ध्यान से। तो चेंज इन सरफेस एनर्जी मतलब इनिशियल ज़्यादा है फाइनल कम है, तो फाइनली इसके पास एक वेलोसिटी v आ जा रही है काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि u इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस हाफ mv²। तो m को क्या लिखें, m को लिख देंगे रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू v²। रखो ये सारी वैल्यूज, तो यहाँ से आ जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर n इंटू टी माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू 2/3 रो पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू v²। देखो पहले तो जो कैंसिल हो रहा है, पाई कैंसिल हो रहा है, एक ये 4 कैंसिल करेंगे तो नीचे 2 और हो जाएगा। और आर क्यूब से अगर डिवाइड करते हैं, आर क्यूब से डिवाइड करते हैं, एन को भी हमें हटाना ही है एक तरह से, देखना ध्यान से। तो 1/r³ कर देते हैं इधर, 6/r³ कर दो, 6/r³ कर देते हैं, ठीक है। और फिर आ जाएगा इसमें r² और t भी बाहर कर लेते हैं, r²। और n की जगह एक काम करो, n की जगह हम लोग लिख सकते हैं r³ अपॉन स्मॉल r³। देखो माइनस r² इज इक्वल टू v²। तो देखो ये 6 का फिगर आ रहा है इसमें, 17 का डी ऑप्शन मैच कर जाएगा, देख लो चेक कर लो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। An air bubble of radius 0.1 centimeter is in a liquid having surface tension given and density given है. The pressure inside the bubble is given है greater than the atmospheric pressure. तो at what depth the bubble below the surface of liquid? तो देखो प्रेशर इनसाइड दी बबल दिया हुआ है, प्रेशर आउटसाइड दी बबल कितना होगा। तो देखो P in माइनस P आउट। अब एक बात का ध्यान रखना, इसमें क्या है, बोल रहा है एयर बबल, बबल बोल रहा है मतलब, लेकिन पानी के अंदर है तो टेक्निकली इट इज अ ड्रॉप। ये बात मैंने थ्योरी में स्पेसिफिकली बताई थी। तो ये 2s/r लेंगे, तो अगर हमें P आउट निकालना है तो P आउट हो जाएगा P in विच इज 1100 माइनस 2 इंटू S हो गया 0.06 और अपॉन R 0.1 10⁻⁻² करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1100 माइनस, अब ये कितना बनेगा 0.1 है, 10⁻⁻² जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, अपॉन 0.1 है तो 120 हो जा रहा है, ये देखो ध्यान से। और 120 माइनस होगा इसमें से तो ये 980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बच रहा है। लेकिन 980 ग्रेटर देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसका मतलब है ρgh की वैल्यू 980 रख देनी है। तो यहाँ से h निकालोगे तो 980 अपॉन 9.8 और इंटू रो, देखिए कितना बनेगा ये, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर आ रहा है, 18 का ए ऑप्शन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में, a tank with a small hole at the bottom has been filled with water and kerosene. The height of water is 3 and that of kerosene is 2. When a hole is opened, the velocity of fluid coming out is nearly. तो अब इसमें एक बात का ये भी समझना है कि जब वाटर एंड केरोसिन है एक ही वेसल में, तो नीचे लोअर डेंसिटी का लिक्विड होगा, ऊपर हायर डेंसिटी का लिक्विड होगा। तो वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है तो ऑयल ऊपर होगा, सॉरी केरोसिन ऊपर होगा,
और वाटर नीचे होगा। तो जब हमने होल नीचे किया हुआ है ना यहाँ पे, तो इसमें से वाटर ही बाहर आएगा। अब इसकी डेंसिटी दी हुई है 0.8 और इसकी डेंसिटी हमको मालूम है 1 ग्राम पर सीसी में लिखे। वाटर का हाइट दिया हुआ है 3 मीटर और केरोसिन का हाइट दिया हुआ है 2 मीटर। तो हम लोग बर्नौली थ्योरम इसमें लगाएंगे, होल के जस्ट बाहर और होल के जस्ट अंदर, यानी जस्ट इनवर्ड 0.1 एंड जस्ट आउटसाइड 0.2। तो पॉइंट नंबर 1 पे प्रेशर लिखते हैं पहले, तो केवल लिक्विड कॉलम का लिखते हैं। तो ये हो जाएगा रो इंटू जी इंटू एच, और इसको 10 पावर 3 कर दे रो की वजह से, प्लस रो इंटू जी इंटू एच 10 का पावर 3 इसमें भी कर दें। प्रेशर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी सेम ही है, और बाहर जाएंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। तो हाफ रो हो जाएगा 1 इंटू 10 पावर 3 हाफ रो वी स्क्वायर। यही सॉल्व कर लेना, देखो तो यहाँ से आपको वी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है ना, कर लेना इसको सॉल्व, बी ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। A capillary tube is immersed vertically in water and the height of water column is x. When this arrangement is taken into a mine of depth d, the height of water in the column is y. तो बेसिकली माइन में ले जाएंगे तो ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, और अगर हम बाहर रखें तो ग्रेविटी अलग है। तो ग्रेविटी पे ही बेसिकली दोनों का हाइट अलग अलग आएगा। अब नॉर्मली हाइट का फॉर्मूला जो है वो है x इज इक्वल टू 2s cos phi अपॉन रो जी आर, यानी देखा जाए तो ये जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब हम y रखेंगे तो y जो है 1 अपॉन, अब माइन में जाने से g क्या चेंज होगा, ये तो फॉर्मूला मालूम है, अगेन ग्रेविटेशन में है, g ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन आर है। तो इन्हीं को डिवाइड कर दो, आप क्या निकालना है, x अपॉन वाई। तो x अपॉन वाई की वैल्यू हो जाएगी, तो ये 1 माइनस डी बाई आर हो जाएगा। 1 माइनस डी बाई आर, तो बस यही ए ऑप्शन आ रहा है 20 में। ठीक है ना। 21 में आते हैं। Water is flowing at a speed 1.5 meter per second through a horizontal tube of cross section area given है, and you are trying to stop the flow by your palm. Assuming that the water stops immediately after hitting the palm, the minimum force. तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, मिनिमम फोर्स इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर, सीधा सीधा। तो रो की जगह हो गया 10 क्यूब, एरिया की जगह हो गया 10 पावर -2, और वी स्क्वायर की जगह 2.25। तो 2.25 22.5 हो गया। 21 का ऑप्शन बी। 22 में आते हैं। 22 में अ विंड पावर्ड जनरेटर कन्वर्ट्स विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Assume that generator converts a fixed fraction of wind energy intercepted by its blades into electrical energy. For wind speed v, electrical power output will be most likely proportional to। तो वैसे तो ये क्वेश्चन हम लोग डायमेंशन वाले क्वेश्चन में करते हैं, डायमेंशन वाले केस में, कि वो जो पावर है, पावर जो है, पावर ऑफ अ विंड जनरेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो देखो डेंसिटी ऑफ एयर पे डिपेंड करेगा, और ब्लेड एरिया पे डिपेंड करेगा, और स्पीड पे डिपेंड करेगा, तीन चीजें हैं। तो अगर दिस पावर x, दिस पावर y, दिस पावर z करके डायमेंशन एनालिसिस आप लगाओगे, तो ये पावर जो है रो ए वी क्यूब के इक्वल आ जाएगी। ठीक है ना, इसको चाहो तो करके देख लो। मैंने वैसे भी कर लिया कि भाई पावर जो होता है वो फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, फोर्स रो ए वी स्क्वायर होगा। भाई रो डेंसिटी का एयर ए क्रॉस सेक्शन में अगर वी स्पीड से आके ब्लेड से टकराएगा और अपना मोमेंटम खोएगा, तो रो ए वी स्क्वायर का फोर्स लगेगा, इंटू वेलोसिटी कर देंगे, वहां से भी आ जाएगा। ठीक है। 23 में 23 में इन एन एक्सपेरिमेंट a small steel ball falls through a liquid at a constant speed. If the steel ball is pulled upward with a force equal to twice its effective weight, how fast will it move upward?
तो देखो जब ये नीचे आ रही है बॉल, तो देखो जब ये नीचे गिर रही है कांस्टेंट स्पीड 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो इसका मतलब ये होगा कि इस पे mg तो नीचे लग ही रहा है, जो इस पे विस्कस फोर्स है वो mg के ही इक्वल लग रहा है, ठीक है। और विस्कस फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। अब कह रहा है कि अगर हम इस पे ऊपर की तरफ पुलिंग फोर्स लगाते हैं 2 mg और उसका वेट mg नीचे है, तो एक तरह से इफेक्टिव वेट तो इस पे mg ही बचा ना ऊपर की तरफ, तो उसको बैलेंस करने के लिए टर्मिनल वेलोसिटी पे जो विस्कस फोर्स होगा वो भी mg होगा। तो इसका मतलब है कि अभी भी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड ही होगी, ठीक है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में। इफेक्टिव पुलिंग फोर्स तो mg रहा ना। 24 में आते हैं। Wax is coated on the inner wall of a capillary tube and the tube is then dipped in water. Then compared to unwaxed capillary, the angle of contact theta and the height h up to which water rises. तो देखो थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। वैक्सिंग करने से ग्लास और वाटर का जो कॉन्टैक्ट एंगल है दैट विल इंक्रीज। अब देखो कॉन्टैक्ट एंगल अगर इंक्रीज होगा तो h का फॉर्मूला क्या होता है? h का फॉर्मूला होता है 2s कॉस फाई अपॉन रो जी आर। अब अगर फाई इंक्रीज होगा तो कॉस फाई की वैल्यू डिक्रीज होगी, कॉस फाई डिक्रीज होगा तो एच भी डिक्रीज होगा। तो ये आप याद रखो, ठीक है ना, वैक्स्ड एंड अनवैक्स्ड का कंपैरिजन। नेक्स्ट आते हैं 25th में। Air of density 1.2 kg per meter cube is blowing across horizontal wings of an airplane in such a way that its speed above and below the wings are 150 and 100. The pressure difference, तो इसको भी हम बर्नौली से करेंगे। ऊपर और नीचे वेलोसिटी में डिफरेंस है तो प्रेशर डिफरेंस उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगा। तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि जो डेल्टा पी होगा वो होगा हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर यूजिंग बर्नौली। तो रो की जगह हो गया 1.2 v2 स्क्वायर 150 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर। तो देख लो कितना आएगा, ये आएगा 0.6। अब 6 का फैक्टर आ रहा है तो ऐसे ही दिख गया, नहीं 150 स्क्वायर भी तो है, तो 150 स्क्वायर उसको 1.5 कर दो, 100 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो 10 क्यूब बाहर आ जाएगा और 1.5 स्क्वायर हो गया 2.5, 2.25 माइनस 1, तो ये 1.25 आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा, तो 1.25 तो ये 7.5 इंटू 10 क्यूब आ रहा है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 25 ओके। 26 में आते हैं। 26 is assertion region based. It says a capillary is dipped in a liquid and liquid rises to a height h in it. As the temperature of liquid is raised, the height h increases if the density of liquid and angle of contact remain the same. तो देखो अगर हम कैपिलरी में h हाइट का लिक्विड ले रहे हैं ना, तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका सरफेस टेंशन कम होगा। सरफेस टेंशन कम होगा तो हाइट ऑफ लिक्विड बढ़ेगी नहीं बल्कि हाइट ऑफ लिक्विड कम हो जाएगी। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया और स्टेटमेंट 2 कह रहा है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, तो ये सही है। स्टेटमेंट 2 ट्रू है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं 27 में। When an air bubble of radius small r rises from the bottom of surface of lake, its radius become 5 r by 4. Taking the atmospheric pressure to be equal to 10 meter of water column height, the depth of the lake would approximately be. तो देखो एयर बबल बॉटम से ऊपर आने में 5 r by 4 हो रहा है, तो सीधा सीधा अगर हम इसमें देखा जाए तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है, तो उतना ही प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा क्योंकि पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं। तो ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, पी एट ए डेप्थ डी हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच
और इनटू डेप्थ पे वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट और 4/3 पाई, तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 5 यानी 125/64 टाइम्स आर क्यूब। तो देखो इसमें 4/3 आर क्यूब, 4/3 आर क्यूब तो कैंसिल, तो यहाँ से क्या आया, रो जी एच इज इक्वल टू पी नॉट, अब 125 - 64, तो ये हो जाएगा 36 + 25, 36 + 25, तो ये हो गया 61/64। तो रो जी एच, तो रो की जगह रो वाटर यानी 10 क्यूब, जी की जगह 10 और इंटू एच इज इक्वल टू पी नॉट की जगह भी 10 ही लेना है, 10 इंटू रो इंटू जी इंटू 61/64। तो देखो इसमें 10 क्यूब इंटू 10, 10 क्यूब इंटू 10 तो कैंसिल ही हो रहा है, तो ये h की वैल्यू 610/64, तो ये ऐसे ही दिख रहा है 27 का सी वाला ऑप्शन के आसपास मैच कर जाएगा। ठीक है ना, यहाँ हमने पी नॉट की वैल्यू को रो जी एच लिखा है, रो वाटर इंटू एच जी और इंटू एच वाटर, और एच वाटर उसने 10 मीटर दिया ही हुआ है। 28 में आते हैं। 28 में a small soap bubble of radius 4 centimeter is trapped inside another bubble of radius 6 centimeter without any contact. Let P2 be the pressure inside the inner bubble and P0 is the pressure outside the outer bubble. The radius of another bubble with pressure difference. अब देखो सेम टू सेम क्वेश्चन मुझे लगता है कि लास्ट ईयर आया था, अभी आएगा, लास्ट में है भाई। सबसे अंदर का प्रेशर P2 है, सबसे बाहर का प्रेशर P0 है और बीच का प्रेशर हम P1 ले लेते हैं। सबसे अंदर वाले का रेडियस है लेट से R2 और इससे बाहर वाले का रेडियस ले लेते हैं R1। तो एक फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे कि P1 - P0, P1 - P0 इज इक्वल टू 4s/R1। फिर एक फॉर्मूला लिखेंगे P2 - P1 इज इक्वल टू 4s/R2, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा P2 - P0 इज इक्वल टू 4s ब्रैकेट 1/R1 प्लस 1/R2, और इसको हम कंपेयर कर लेते हैं अनदर बबल विद हैविंग प्रेशर डिफरेंस P0 एंड P2, तो 4s/R। तो यहाँ से R की वैल्यू R1R2/R1 + R2 आएगी, तो याद रख लो, और क्या, 2 बार आ चुका है क्वेश्चन। तो R1R2/R1 + R2, तो 4 × 6/4 + 6, तो ये 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है 28 में। ठीक है, 29, a wooden block floating in a bucket of water has 4/5 of its volume submerged, यानी ब्लॉक की डेंसिटी 4/5 हो गई, रिलेटिव डेंसिटी। When certain amount of oil is poured into the bucket, it is found that the block is just under the oil surface with half of volume in water and half of in oil. तो पहली लाइन से हमें वुड की डेंसिटी मिल गई सबसे पहले, तो दिस इज 4/5 ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी 4/5 ग्राम पर सीसी लिख दो। अब इसके बाद कह रहा है कि जब हमने उसमें ऑयल भी डाल दिया है, तो जब फाइनल इक्विलिब्रियम आता है तो इस वुड का अपर सरफेस जस्ट इनसाइड ऑयल है, यानी ये ऑयल है और ये वाटर है। तो इस केस में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आधा वॉल्यूम ऑयल में, आधा वॉल्यूम वाटर में है, तो टोटल वेट टोटल एफएफ के इक्वल करते हैं। तो टोटल वेट हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वुड इंटू जी इज इक्वल टू वॉल्यूम इन ऑयल इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी प्लस वॉल्यूम इन वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। तो देखिए यहाँ से आपका V और G तो कैंसिल हो गया। बचा हुआ देखिए क्या है, 4/5 इज इक्वल टू रो ऑयल अपॉन 2 प्लस 1/2। तो यहाँ से रो ऑयल की वैल्यू बनेगी 8/5 - 1, यानी ये आ रही है 3/5 के इक्वल। तो 0.6 आंसर हो जाएगा 29 में।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। A simple pendulum oscillating in air has a period t. The bob of pendulum is completely immersed in a non-viscous liquid. The density of liquid is 1/16th of the material of bob. If the bob inside the liquid all the time, the period of oscillation in this liquid is. तो देखो, अगर हवा में है तो g की जगह g है, लेकिन जब ये बॉब ऐसे लिक्विड में है, किसी लिक्विड में है, तो इसके ऊपर जो g होगा वो चेंज हो जाएगा, और हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं g को g इफेक्टिव से रिप्लेस करेंगे। g इफेक्टिव क्या होगा? g इफेक्टिव mg और f का रिजल्टेंट होगा, तो mg नीचे लग रहा है, f होगा m अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉब इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू g, और लिक्विड की डेंसिटी mg बाई 1/16 दिया हुआ है, तो ये 1/16 हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखो ध्यान से, तो g इफेक्टिव की वैल्यू g माइनस g/16 यानी 15/16 टाइम्स g है। ठीक है, तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू 1/√g। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि t डैश अपॉन t इज इक्वल टू √16/15 आएगा। देखो 30 का ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं फिर 31 में। 31 में कह रहा है, इफ m इज द मास ऑफ वाटर दैट राइजेज इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस स्मॉल r, then the mass of water which will rise in a capillary tube of radius 2r। ठीक है, तो देखिए मास ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर इन अ कैपिलरी ट्यूब अगर हमें लिखना हो तो ये बनेगा h इज इक्वल टू 2s cos phi अपॉन ρg/r। और अगर हमें मास ऑफ वाटर लिखना है तो मास ऑफ वाटर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब which will be pi r square h and into density of water। तो अगर ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन से, क्या ये r के प्रोपोर्शनल आ जाएगा ना डायरेक्टली, क्योंकि h में 1/r आएगा और r स्क्वायर है, तो अगर हम रेडियस डबल करेंगे तो मास भी डबल हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में, a submarine experiences a pressure of this much Pascal at a depth of d1 in a sea. When it goes further to a depth d2, it experiences a pressure of given, then d2 minus d1 is approximately। तो ये तो सीधा सीधा प्रेशर डिफरेंस पे क्वेश्चन है, प्रेशर डिफरेंस को हम सीधे सीधे रो जी एच के इक्वल कर देंगे, तो एच का वैल्यू सीधे सीधे P2 माइनस P1 अपॉन रो इंटू जी हो जाएगा। तो P2 माइनस P1 अगर हम करें 8.08 माइनस 5.05, तो ये आएगा 3.03 इंटू 10⁶ एंड होल डिवाइडेड बाई रो की जगह हो जाएगा 10 क्यूब, और रो की जगह हो जाएगा 10 क्यूब, और ये भी 10 ही है, तो ये वैल्यू आएगी 3.03 इंटू 10⁻² मीटर्स। तो ये अप्रोक्सीमेटली 300 मीटर्स आंसर हो जाएगा 32 सी पार्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। Water from a tap emerges vertically downward with initial speed 1 meter per second. The cross section area of the tap is 10⁻⁴, यानी जब निकल रहा है at that moment. Assume that the pressure is constant throughout the stream of water and the flow is streamlined. The cross section area of the stream 0.15 meter below the tap will be। तो ये भी अगेन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली इक्वेशन का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। सपोज वाटर यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, तो यहाँ का एरिया है उसने दिया हुआ है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और इस पॉइंट पे लेट्स से पॉइंट नंबर 1 जो वाटर का स्पीड है इट इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे जैसे ये वाटर नीचे जाएगा तो उसका स्पीड बढ़ेगा तो इसका क्रॉस सेक्शन कम होगा। तो हमें कह रहा है कि अगर हम इसमें 0.15 मीटर नीचे जाते हैं तो देखो वेलोसिटी v2 निकालने के लिए एक काम कर सकते हैं, सीधे सीधे इसको बिल्कुल अंडर ग्रेविटी मोशन की तरह डील कर सकते हैं, क्योंकि बर्नौली इज नथिंग बट एनर्जी कंजर्वेशन। तो प्रेशर हटा दें तो सीधे सीधे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है। तो v2 स्क्वायर को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं
v1 स्क्वायर प्लस 2gh, जैसे फ्री फॉलिंग बॉल के लिए यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2g एंड 0.15। तो देखो ये v2 स्क्वायर कितना बनेगा 2gh, तो ये 4 आ रहा है, यानी v2 की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो देखो वेलोसिटी डबल हो रही है, तो a1 v1 इक्वल टू a2 v2 से एरिया हाफ हो जाएगा। तो 10 पावर -4 में हम हाफ करेंगे तो 5 इंटू 10 पावर -5 हो जाएगा। 33 ऑप्शन बी करेक्ट है। आ चुका है पहले भी ये क्वेश्चन ये डीपीपी में। 34 में a cubical block of side 0.5 meter floats on water with 30% of its volume under water. What is the maximum weight that can be put on block without fully submerging it under water? तो देखो 30% वॉल्यूम ऑलरेडी अंदर है, 70% वॉल्यूम उसका बाहर है। तो हमें सिंपली ये देखना है कि 70% वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग एफ अप कितना लग सकता है, उतना ही वेट हम उसके ऊपर रख सकते हैं। तो एफ अप एक्स्ट्रा अगर लिखें अदर देन जो उसके खुद के वेट का है, तो वो 70% ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 0.5 होल क्यूब और इसका 70%, तो ये हो गया v डिस्प्लेस्ड इनटू रो लिक्विड और इनटू g। तो एक काम करते हैं g से डिवाइड कर देते हैं तो मास आ जाएगा सीधे सीधे। तो यही वैल्यू चाहिए हमको सीधे सीधे। देखिए कितना बनेगा ये 0.5 इंटू 0.7, 0.5 होल क्यूब इंटू 0.7, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.7, तो ये वैल्यू आएगी 0.0875 और इंटू 1000 कर देंगे तो ये 87.5 किलोग्राम आता है। तो अगेन 34 बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 35 में आते हैं। 35 में an ideal fluid flows through a pipe of non-uniform diameter. The maximum and minimum diameter of the pipes are given. The ratio of minimum and maximum velocities of the fluid in this pipe. तो देखो ये भी डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। तो जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी और जहाँ एरिया ज़्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी कम होगी। तो सीधे सीधे v1 अपॉन v2 अगर निकालेंगे तो डायमीटर में लिखेंगे तो d2 स्क्वायर अपॉन d1 स्क्वायर हो जाएगा। तो d2 अपॉन d1 अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 4.8 अपॉन 6.4 का होल स्क्वायर। तो ये देखो कितना बनेगा 48 है एंड 64 है, तो ये 3/4 बनेगा, तो ये आ जाएगा 9/16। 35 ऑप्शन सी इज करेक्ट। 36 says consider a solid sphere of radius r, mass is density is given, the minimum density of liquid in which it will float. तो देखो सॉलिड स्फीयर का डेंसिटी वेरिएबल है, तो बेसिकली हमको ये फाइंड आउट करना है कि इस सॉलिड स्फीयर का मीन डेंसिटी क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसका टोटल मास कैलकुलेट करें और उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमको इसकी एवरेज डेंसिटी मिलेगी। तो इसका मास निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम डीएम लिखेंगे। डीएम को लिखेंगे 4πr स्क्वायर इंटू डी आर और इसकी डेंसिटी, तो डेंसिटी हुई है रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और मास निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 4π रो नॉट बाहर आ जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस आर पावर 4 अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर और इंटू डी आर। इंटीग्रेट करते हैं 0 से कैपिटल आर फॉर कंप्लीट मास, तो ये हो जाएगा 4π रो नॉट एंड ब्रैकेट ये बनेगा r³/3 माइनस r³ अपॉन 5 बनेगा। देखो ध्यान से, तो ये कितना आएगा ऑल टोटल, नीचे 15 हो जाएगा ऊपर 2 हो जाएगा, तो 8π रो नॉट r³ अपॉन 15। तो ये इसका टोटल मास आया। और इसका टोटल वॉल्यूम अगर लिखें तो सॉलिड स्फीयर है तो 4/3 पाई कैपिटल r³। तो इसका अगर हम एवरेज डेंसिटी ऑफ बॉडी निकालें तो एवरेज डेंसिटी हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, और उसी डेंसिटी में ये फ्लोट भी कर पाएगा।
तो मास हो गया 8 पाई रो नॉट आर क्यूब अपॉन 15 और वॉल्यूम से डिवाइड करें तो 3 अपॉन 4 पाई आर क्यूब। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, आर क्यूब पाई 4 से ये 8 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और 3 से ये 5 हो जा रहा है, तो ये 2/5 2 रो नॉट बाई 5 आ रहा है। तो सी ऑप्शन है 36 का करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 37 में। टू लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी रो 1 एंड रो 2, डायग्राम ले लेते हैं। रो 2 इज इक्वल टू 2 रो 1, ठीक है, तो ये रो 1 होगा और ये रो 2 है, रो 2 इज इक्वल टू 2 रो 1 are filled up behind a square wall of side 10 meter as shown. Each liquid has a height 5 meter. The ratio of forces due to these liquids exerted on the upper part Mn to that on the lower part No is. तो देखो लिक्विड का अगर साइड वॉल पे फोर्स निकालना है तो उसका सीधा सीधा तरीका होता है कि उसके मिड पॉइंट पे यानी सेंट्रॉइड पे प्रेशर इनटू उसका एरिया, सेंट्रॉइड पे प्रेशर इनटू एरिया। डेफिनेटली नीचे वाले का फोर्स ज्यादा होगा। पहले ऊपर वाले का फोर्स अगर लिखें तो देखो प्रेशर हो जाएगा इसका रो 1 g, एच की जगह लिखेंगे 5/2 और एरिया हो जाएगा उसका, एरिया तो दोनों का सेम ही है, ए रेशियो लेना है ना, और F2 लिखेंगे इसी तरह। तो प्रेशर देखना ध्यान से, प्रेशर बनेगा रो 1 g होगा रो 1 की वजह से, और 2 रो 1 g 5/2 ये होगा रो 2 की वजह से और इनटू एरिया। तो बस हमें इन्हीं का रेशियो पूछा हुआ है F1/F2। तो देखो कितना बनेगा, ऊपर आ रहा है 5/2 और नीचे आएगा 5 + 5 यानी 10 आ रहा है, तो ये 1:4 आ जा रहा है सीधे सीधे। सी ऑप्शन 37। ठीक है, 38 देखिए, 38 भी वेंचुरी मीटर टाइप क्वेश्चन ही है। (38) में कह रहा है वाटर फ्लोज इन अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब, द प्रेशर ऑफ वाटर चेंजेस बाय 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिटवीन ए एंड बी, वेयर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर 40 एंड 20। तो ए पे जो है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है और बी पे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द रेट प्रेशर चेंजेस बाई, यानी प्रेशर देखो ए पे प्रेशर ज्यादा होगा तो पी ए माइनस पी बी का वैल्यू भी गिवन है 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ट्यूब, डेंसिटी गिवन है। तो देखो रेट ऑफ फ्लो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इस पॉइंट पे बी पे और ए पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो प्रेशर डिफरेंस के इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी v लेते हैं तो यहाँ वेलोसिटी 2v होगी, तो v और 2v अगर ले लें तो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस निकालते हैं क्या बनेगा। तो b पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये हो जाएगा हाफ रो की भी वैल्यू रख देते हैं 10 क्यूब v2 स्क्वायर यानी 4v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 700। तो देखिए यहाँ से 3v स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, तो ये आ रहा है 1400 अपॉन 10 क्यूब, तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1.4/3 और इसका अंडर रूट। रेट ऑफ फ्लो चाहिए अगर हमें dv/dt तो हमें a इंटू वी कर देना है, तो एरिया की जगह 40 × 10 पावर -4 और इंटू इसकी वेलोसिटी मैंने मीटर में ही ली है, तो ये मीटर क्यूब पर सेकंड आएगा, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसमें 10⁶ का मल्टीप्लाई और कर देंगे। देख लो, इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये ऑप्शन बोल रहा है मैच करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं 39 में। A small spherical droplet of density d is floating exactly half immersed in a liquid of density rho and surface tension T.
ठीक है, द रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट इज, टेक दैट द सरफेस टेंशन अप्लाइज एन अपवर्ड फोर्स ऑन द ड्रॉपलेट। ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि ये एक ड्रॉप हो गया और ये हाफ इमर्ज्ड है, और जिस लिक्विड में हाफ इमर्ज्ड है उस लिक्विड का जो कांटेक्ट पॉइंट पे नेचर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। कांटेक्ट पॉइंट पे जो नेचर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब इस ड्रॉपलेट के ऊपर कौन कौन से फोर्स हैं, तो इसका खुद का वेट है, बाहर का डेंसिटी रो है, और कह रहा है कि सरफेस टेंशन का जो फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड लग रहा है। तो देखो सरफेस टेंशन का फोर्स इसके पूरे पेरीमीटर पे लगेगा, और इस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी सीधे सीधे T इंटू इसका पेरीमीटर, यानी कि 2 पाई R। और इसका वेट कितना होगा, तो इसका वेट हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब, इसका डेंसिटी डी दिया हुआ है, इंटू डी। देखिए, और इसके ऊपर एफ अप कितना होगा, तो एफ अप की वैल्यू होगी 4/3 नहीं 2/3, तो 2/3 पाई R क्यूब इंटू रो इंटू जी। तो ये फोर्सेज अगर हम बैलेंस करें तो T इंटू, अच्छा ये R भी सब जगह कैपिटल R ले लो, तो क्या बनेगा 2/3 पाई कैपिटल R क्यूब रो इंटू जी प्लस T इंटू 2 पाई कैपिटल R इज इक्वल टू इट्स वेट विच इज 4/3 पाई R क्यूब इंटू डी। तो देखो इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, पाई तो पहले कैंसिल कर दो, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और एक R भी कैंसिल हो रहा है। तो अब एक काम करो, R स्क्वायर वाले टर्म्स एक साथ कर लेते हैं, डी इंटू जी होगा, डी इंटू जी होगा। R वाले टर्म्स एक साथ कर लें अगर, तो R स्क्वायर इंटू ब्रैकेट आएगा रो जी बाई 3 माइनस 2 डी जी, उल्टा कर लेते हैं, उधर ले चलते हैं, तो ये आएगा 2 डी जी बाई 3 माइनस रो जी बाई 3 एंड दिस इज इक्वल टू टी। तो देखो R का वैल्यू क्या बनेगा यहाँ से, 3T अपॉन 2D माइनस रो इंटू जी, और इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो देखिए ये 39 में बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 40 में आते हैं। 40 क्वेश्चन भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही दिख रहा है। A cylindrical vessel containing a liquid is rotated about its axis so that liquid rises at its sides as shown in the figure. The radius of vessel is 5 centimeter and angular speed is omega. The difference in height of the liquid. तो ये भी सीधा सीधा है, y is equal to ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2g लगना है, तो ओमेगा को तो ओमेगा स्क्वायर ही लिखना है, r स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर में ही निकालने के लिए कह रहा है वो, जी की वैल्यू भी नहीं रखी उसने, तो 25 ही लिख देते हैं अपॉन 2g, तो यही हो जाएगा 25 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g, ए ऑप्शन। 41 में, a capillary tube made of glass of radius given is dipped vertically in a beaker filled with methylene iodide, surface tension given, a density given, which rises to a height h in the tube. It is observed that the two tangents drawn from liquid glass interface from opposite sides of capillary make an angle 60 degree with each other. Then the h is close to, यानी कि 60 डिग्री उसका कॉन्टैक्ट एंगल दिया हुआ है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ये है 2s cos phi अपॉन रो जी आर, रख देना इसमें सीधे सीधे, 2s की जगह 0.05 cos phi की जगह 0.5 डिवाइडेड बाई रो, डेंसिटी दिया हुआ है 667, जी की जगह 10, और रेडियस 0.15 mm है, तो 10 टू द पावर -3 और कर दो। देखो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बस ये है कितना आएगा, 0.05 इंटू 0.5 इंटू 2 एंड डिवाइडेड बाई 667
डिवाइडेड बाई 0.15 एंड मल्टीप्लाइड बाई 100 तो ये 0.049 मीटर आता है। 41 का सी ऑप्शन दिया हुआ है, ये तो निकल के आ रहा है 0.049 मीटर। एक बार जरा इसको लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं, इसमें शायद गड़बड़ करती है। टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम लिक्विड ग्लास इंटरफेस फ्रॉम अपोजिट साइड्स ऑफ कैपिलरी। तो देखो क्या हो रहा होगा ना, अगर हम कैपिलरी का इस तरह से शेप लेते हैं, ठीक है आंसर सही है। हम लोगों ने, मैंने कहीं मैंने गलत किया है, गलत ये किया है। एक टेंजेंट उसने यहाँ बनाई है लिक्विड ग्लास इंटरफेस पे, और एक टेंजेंट उसने यहाँ बनाई है लिक्विड ग्लास इंटरफेस पे, इस तरह से। और ये दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ना, जिसको हम कॉन्टैक्ट एंगल बोलते हैं, ये 30 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो कॉस फाई की जो वैल्यू है वो √3/2 बनेगी, √3 इंटू 0.5, तो 0.049 में √3 और मल्टीप्लाई होगा। हाँ ठीक है, अब सही है, 0.087 के आसपास आएगा, सी ऑप्शन, ठीक है ना। ये लाइन जो दी हुई है वो थोड़ा ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 42 में pressure inside two soap bubbles are 1.01 and 1.02 atmosphere, the ratio of their volume। तो देखो इनसाइड जो प्रेशर होगा वो आउटसाइड प्रेशर विच इज 1 एटमॉस्फेयर प्लस 4s/r होगा। तो एक तरह से पहले वाले बबल के लिए 4s/r1 की वैल्यू दी हुई है 0.01 एंड 4s/r2 की वैल्यू दी हुई है 0.02। इसका मतलब यहाँ से अगर हम R1/R2 निकालते हैं, R1/R2, तो ये 2:1 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम में रेशियो R1³ बनेगा, तो ये 8:1 हो जाएगा, ए ऑप्शन। 43 when a long glass capillary tube of radius 0.015 dipped in a liquid, the liquid rises to a height 15 centimeter if the contact angle is 0 degree, surface tension in, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, आप कर लेना। H इज इक्वल टू 2s cos phi अपॉन ρg/r यूज होगा, ठीक है ना। 44 में an air bubble of radius 1 centimeter in water has an upward acceleration 9.8 centimeter per second square. The density of water is given. Water offers negligible drag force. The mass of the bubble is. तो देखो एयर बबल के ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स उस एयर बबल के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे होंगे। एक तो उसके ऊपर लग रहा होगा बॉयंट फोर्स, और उसके ऊपर लग रहा होगा mg। और mg और बॉयंट फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो इसको एक्सेलरेशन दे रहा है। तो एक बात ये बताओ कि अगर उसका एक्सेलरेशन g के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि जो बॉयंट फोर्स लग रहा है वो 2mg है। अब बॉयंट फोर्स कितना लिखेंगे, बॉयंट फोर्स लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बबल, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r³, r भी दिया हुआ है 0.01 होल क्यूब, बॉयंट फोर्स इंटू बॉयंट फोर्स हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज 10³ इंटू g, एंड दिस इज इक्वल टू 2mg। तो यहाँ से ये 2 एक कैंसिल कर दो, एक g कैंसिल कर दो, तो देखो m मिल जाएगा सीधे सीधे, ठीक है ना। π/3 इंटू 10⁻³ आता है,
किलोग्राम में, तो ग्राम में कुछ 1 पॉइंट समथिंग बनेगा 44 का 2π/3, इनफैक्ट सॉरी 2π/3 बन रहा है इसमें। यार इसमें भी एक गड़बड़ हो गई, 9.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। हटाओ ये सब। 9.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब हो गया, इसका एक्सीलरेशन है g/100, ठीक है ना, g/100 है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे एफ अप माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू g/100। तो एफ अप को हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर, आर हो गया 0.01, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, एंड दिस इज इक्वल टू एम जी प्लस एम g/100। तो ये 101 mg/100 हो जाएगा। जी इसमें से कैंसिल कर दो, ठीक है। तो यहाँ से देख लेना m की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4.15 ग्राम। 44 का सी ऑप्शन गिवन है, आ जाएगी, ठीक है ना। 45 में आते हैं। 45 में 2 identical cylindrical vessels are kept on ground and each contains same liquid of density D. Area of base of both vessels is S, but the height of liquid in one vessel is x1 and the other is x2. When both are connected through a pipe of negligible volume very close to bottom, the liquid flows from one vessel to another until it comes to equilibrium to a new height. ठीक है ना। The change in energy of system in the process. तो HCV का एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो इस तरह से हमें 2 वेसल दिए हुए हैं, दोनों का हाइट सेम है और बॉटम पे हम इनको कनेक्ट करने वाले हैं। अब x2 बड़ा दिया हुआ है तो हम भी x2 बड़ा ले लेते हैं। मान लेते हैं इसमें x2 तक हाइट तक लिक्विड है, इसमें x1 तक है। देखिए ध्यान से, तो ये वाली जो हाइट है दिस इज x2 एंड ये वाली जो हाइट है दिस इज x1। तो देखो ये तो बात क्लियर है कि अगर हम बीच में टैप ओपन करते हैं तो लिक्विड का जो लेवल है वो दोनों वेसल में एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। अभी अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों में जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस इन दोनों में भी है x2 माइनस x1 का। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि x2 माइनस x1/2, ये जो लिक्विड है ये यहाँ से उठ के x2 माइनस x1/2 ये यहाँ आ जाएगा, बाकी सारा लिक्विड एज सच रहेगा। तो ये लिक्विड अगर यहाँ से उठ के यहाँ आ रहा है तो बस हमें ये देखना है कि इस लिक्विड का जो सेंटर ऑफ मास है और इस लिक्विड का जो मास है वो नीचे कितना आ रहा है। तो देखो मैंने सेंटर ऑफ मास वाली लाइन ड्रॉ की है, पॉइंट बनाया है। तो सेंटर ऑफ मास अगर आप ध्यान से चेक करो तो ये सेंटर ऑफ मास भी x2 माइनस x1/2 जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और मास ऑफ लिक्विड कितना होगा, तो मास ऑफ लिक्विड हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो ये हो जाएगा A इंटू x2 माइनस x1/2। और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो वो हो जाएगी mgh। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 1/4 का फैक्टर आ जाएगा, 1/4 इंटू जी इंटू रो इंटू ए और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, HCV का एग्जांपल है ये। 46 में आते हैं। A hollow spherical shell at outer radius capital R floats just submerged under the water surface. The inner radius is small r. Specific gravity of shell material is given. The value of small r is. तो देखो just submerged होके अगर वो float कर रहा है, इसका मतलब है कि mg इक्वल टू एफ अप कर देते हैं सीधे सीधे। तो mg निकालने के लिए हम लोग इसका मटेरियल वॉल्यूम लेंगे, यानी 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल और इनटू जी।
और एफ अप लिखने के लिए हम इसका आउटर वॉल्यूम लेंगे, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। तो यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करो तो ये 4/3 पाई कैंसिल, जी कैंसिल। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, 1 माइनस स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब की वैल्यू आ रही है 8/27। तो यहाँ से स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 8/27। ठीक है। तो इस हिसाब से तो ये 19/27 बच रहा है। तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू अब अगर हम इसमें 19 इंटू 3/27 कर दें एंड होल पावर 1/3, तो 19 इंटू 3 जो है वो अप्रोक्सीमेटली 57 के आसपास होगा। 57 यानी अगर हम, कुछ इसमें बन नहीं रहा है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। क्लोजेस्ट आंसर अगर निकालें इसमें, हाँ, तो ये क्लोजेस्ट आंसर अगर हम इसमें निकालें R/R का, तो ये 8R/9 आता है। ठीक है ना, तो इसमें डेफिनेटली आंसर करेक्शन है। ठीक है, फिर बेस्ट ऑप्शन भी हो जाएगा क्लोजेस्ट आंसर के हिसाब से। वो क्वेश्चन बनाने वाले ने गड़बड़ कर दिया थोड़ा सॉल्व करने में, उसने यहीं पे स्क्वायर रूट ले लिया होगा। ठीक है, 47 में आते हैं। In an experiment to verify Stokes' law, a small spherical ball of radius small r and density rho falls under gravity through a distance h in air before entering a tank of water. If the terminal velocity of ball inside the water is same as just before entering the water surface, then the h is proportional to। तो देखो, अगर h हाइट से कोई बॉल गिर रही है तो उसका वेलोसिटी हो जाएगा √2gh, और टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है 2/9 r²g सिग्मा माइनस रो एंड डिवाइडेड बाई ईटा। वो कह रहा है ये दोनों सेम है, तो सीधा सीधा हमसे ये पूछा हुआ है उसने कि h का r पे क्या डिपेंडेंस आएगा। तो ऐसे दिख रहा है सीधे सीधे कि h जो है वो r⁴ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है ना, 48 में आते हैं। A fluid is flowing through a horizontal pipe of variable cross section with speed v at a point where pressure is p. At another point where pressure is p/2, its speed is capital V. If the density is this and the flow is streamlined, तो सीधे सीधे बर्नौली अप्लाई करना है। कैपिटल P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल P/2 प्लस हाफ रो कैपिटल V का स्क्वायर। तो कैपिटल V निकालना है इसमें हमको, तो हाफ रो कैपिटल V स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी P/2 प्लस रो V स्क्वायर/2। तो यहाँ से कैपिटल V की वैल्यू देखिए क्या बन जाएगी, ये आ जा रही है P/रो प्लस V स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। 48 का ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, सीधा सीधा है। 49, a hydraulic press can lift 100 kg when a mass m is placed on the smaller piston. It can lift this much kg when the diameter of the larger piston is increased by 4 times and that of the smaller piston is decreased। देखो, पास्कल्स लॉ में जो हाइड्रोलिक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट होता है उसका सीधा सीधा फंडा होता है F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 100 kg है। ठीक है,
अब अगर हम लार्जर पिस्टन का डायमीटर 4 टाइम्स कर रहे हैं, व्हेन द डायमीटर ऑफ लार्जर पिस्टन इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, ठीक है, एंड दैट ऑफ स्मॉलर पिस्टन इज डिक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, ठीक है, और स्मॉल एम सेम है, तो देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं, स्मॉल एम का मतलब फोर्स हो जाएगा स्मॉल एम जी अपॉन A1 इज इक्वल टू 100 kg में उठा पा रहा है तो 100 G अपॉन A2। हम मान के चल रहे हैं कि A2 जो है वो लार्जर है, स्मॉल एम जो है वो A1 जो है वो स्मॉलर है। तो स्मॉलर को हम अगर डायमीटर 1/4 कर रहे हैं तो एरिया 1/16 हो जाएगा, और ये वाला जो एरिया है ये 16 टाइम्स हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ठीक है ना। तो नई इक्वेशन अगर हम लोग बनाएंगे तो ये बन जाएगी mg अपॉन A1 अपॉन 16 इज इक्वल टू m डैश इंटू जी अपॉन 16 A2। तो यहाँ से m डैश की वैल्यू अगर निकालेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 डिवाइड कर दो, ये 16 यहाँ से हटाओ, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइड कर दो, तो m डैश इज इक्वल टू 100 इंटू 16 स्क्वायर आ जाएगा, तो 16 स्क्वायर इज 256, तो 256,000 kg हो जाएगा, ठीक है ना। 49 में क्वेश्चन नंबर 50, a large number of water drops each of radius small r combine to have a drop of radius capital R. If the surface tension is T and mechanical equivalent of heat is J, the rise in heat energy per unit volume। तो देखो पहले हमें क्या करना है, इसमें चेंज इन एनर्जी निकालनी है। तो चेंज इन एनर्जी तो निकाला ही हुआ है ना, लार्ज नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं कि 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इंटू n इज 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू निकालो, ये हो जाएगा कैपिटल R क्यूब अपॉन स्मॉल r क्यूब। इसके बाद एनर्जी में चेंज कितना हुआ, तो एनर्जी में चेंज होगा n इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई सरफेस टेंशन विच इज T, और हमें निकालना है पर यूनिट वॉल्यूम, और हीट में भी कन्वर्ट करना है। तो हीट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग J से डिवाइड कर देते हैं, ये पूरा एक्सप्रेशन भी J से डिवाइड करते हैं, और पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हम इसमें 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब और कर दें, तो देखो क्या मिलेगा। तो ये 4 पाई तो कैंसिल, बाकी लिखते हैं क्या आएगा केयरफुली। तो देखो 3T अपॉन J इंटू R क्यूब, और अंदर आएगा NR स्क्वायर, तो N की जगह अगर हम लिख दें R क्यूब अपॉन स्मॉल r क्यूब इंटू R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर, देखो कितना आएगा। तो 3T अपॉन J बाहर रखते हैं, अंदर देखिए क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन स्मॉल r माइनस 1 अपॉन कैपिटल R। देखो 50th का ऑप्शन, 50th का मेरा तो ऑप्शन सी आ रहा है, 3T अपॉन J 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन कैपिटल R। कैपिटल R आएगा तो आंसर में, इसमें भी करेक्शन होगा। The rise in heat energy per unit volume will be, नहीं इसमें करेक्शन लग ही रहा है, ठीक है ना, आंसर सी है, कुछ और तो करना नहीं है। ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 51 भी ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन है, सेम टू सेम। 27 similar drops of mercury are maintained at 10 volt each. All these spherical drops combined into a single big drop. The potential energy of the is this much time the potential basically, ठीक है, potential और potential energy। तो देखो अगर हर एक ड्रॉप का, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन हो गया,
27 ड्रॉप्स हर एक का 10 वोल्ट का है, तो ऐसे मान लेते हैं कि हर एक का चार्ज क्यू है और रेडियस आर है, तो के क्यू बाई आर की वैल्यू 10 वोल्ट दी हुई है। अब अगर 27 ड्रॉप्स मिलके एक ड्रॉप बना रही है ना, तो सबसे पहले तो उसका नए ड्रॉप का रेडियस क्या होगा, तो 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इस 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो इसका मतलब कैपिटल आर की वैल्यू जो है वो 3 टाइम्स आर होगी। और उसका चार्ज कितना होगा, तो उसका चार्ज 27 टाइम्स क्यू हो जाएगा। तो उसका पोटेंशियल अगर लिखेंगे तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर अगर करेंगे तो ऊपर 27 आएगा और नीचे 3 आएगा और इंटू 10 वोल्ट, तो ये देखोगे तो 90 वोल्ट आ जाएगा। 27 similar drops of mercury are maintained at 10 volt each. KQ by R 27 and divided by R, कैपिटल आर की वैल्यू 3 टाइम्स स्मॉल आर, ये भी सही है, तो 9 टाइम्स आर है। ये भी आंसर मैच नहीं कर रहा, के क्यू बाई आर की वैल्यू 10 वोल्ट हो गई। ऑल दीज स्फेरिकल ड्रॉप्स कंबाइंड इनटू अ सिंगल बिग ड्रॉप, तो 27 कैपिटल आर 3 आर, ठीक है। पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा है वो, पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा है वो, पोटेंशियल नहीं बोल रहा है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी सेल्फ एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है फॉर अ स्फेरिकल बॉडी, तो ये होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 20 पाई अपसाइलन नॉट आर, 20 पाई अपसाइलन नॉट आर। तो अगर हम फाइनल वाली निकालेंगे तो वो हो जाएगी 27 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 3 एंड होल डिवाइडेड बाई, इनिशियल का निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, तो क्यू को हमने 1 ले लिया है अपॉन 1, तो देखो कितना बनेगा, ये आ रहा है क्या, हाँ करेक्ट। तो ये 243 के आसपास आ रहा है, 245 तो तब भी नहीं आ रहा है। 243 टाइम्स दी 243 है इसका आंसर, इसमें भी आंसर करेक्शन लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 52 में the pressure acting on a submarine is 3 into 10 power 5 Pascal as it's at a certain depth. If the depth is doubled, percentage increase in the pressure acting on submarine would be. तो देखो प्रेशर डेप्थ अगर डबल कर रहे हैं तो पहले ये पता कर लो कितने डेप्थ पे है वो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। तो प्रेशर है कितना, 3 इंटू 10 टू दावर 5 पास्कल है, नॉर्मली सरफेस पे 10 टू दावर 5 पास्कल होगा, तो रो जी एच हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखो तो रो जी एच की वैल्यू 2 इंटू 10 टू दावर 5 पास्कल हो जाएगा। अब अगर हम एच को डबल करेंगे तो यही वाली वैल्यू डबल हो जाएगी, तो एक्चुअली 5 टाइम्स हो जाएगा। तो अभी प्रेशर है 3 इंटू 10 टू दावर 5 और डेप्थ डबल करने के बाद हो जाएगा 5 इंटू 10 टू दावर 5। तो परसेंटेज इंक्रीज अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 100 बनेगा, तो ये 200 अपॉन 3% आएगा। तो 52 का ऑप्शन बी वाला करेक्ट है, ठीक है। 53 में आते हैं। 53 में what will be the nature of flow of water from a circular tap when it flows when its flow rate increased from 0.18 liter per minute to 0.48 liter per minute. The radius of tap is given, viscosity of water is given, density of water is given, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमको रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है। एंड रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू स्पीड ऑफ फ्लो इंटू डायमीटर ऑफ पाइप एंड डिवाइडेड बाई विस्कोसिटी ईटा। डेंसिटी मालूम है, डायमीटर मालूम है, विस्कोसिटी मालूम है, स्पीड कैसे आएगा, तो स्पीड के लिए हम लोग कर सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो विच इज dv अपॉन dt इज इक्वल टू एरिया। अब एरिया को हम लोग लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर और इंटू वी,
तो पहले यहाँ से v कैलकुलेट करते हैं। तो देखो अगर ये 0.18 लीटर पर मिनट है ना, तो लीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में तो 10⁻³ एंड पर मिनट को पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 और नीचे आएगा, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.005 स्क्वायर और इंटू वी। तो यहाँ से देखो अगर हम v कैलकुलेट करें 0.18 10⁻³ डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 0.005 स्क्वायर, तो ये स्पीड आती है 3.82 10⁻²। -2 तो ये मीटर पर सेकंड में आ रही है। तो अगर हम रेनॉल्ड्स नंबर निकालें तो डेंसिटी हो गई 10 क्यूब, स्पीड जो हम लोगों ने निकाली इनटू डायमीटर, तो डायमीटर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻² अगेन, एंड डिवाइडेड बाई विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज गिवन 10⁻³ पास्कल सेकेंड्स में। तो ये कितना आएगा 3.82 10⁻² एंड मल्टीप्लाइड बाई, अभी देखो मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² बचेगा सिर्फ, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² आ जाएगा ये अल्टीमेटली, तो ये 382 के आसपास आएगा। तो देखो अगर रेनॉल्ड्स नंबर, इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 1000 देन द फ्लो इज स्टेडी, देन द फ्लो इज स्टेडी। देखो वैसे ये वैल्यू अलग अलग जगह अलग अलग दी हुई है, बट अगर हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है दैट 1000 से कम में स्टेडी होगा और 1000 से 2000 के बीच में अनस्टेडी होगा और 2000 के ऊपर फिर वो टर्बुलेंट हो जाएगा। तो अब अगर हम सेकंड केस में निकालेंगे तो देखो dv/dt इंक्रीज हो रहा है, तो रेनॉल्ड्स नंबर की भी जो नई वैल्यू होगी उसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 0.48 डिवाइडेड बाई 0.18, तो 382 मल्टीप्लाइड बाई 48 एंड डिवाइड बाई 18, तो ये 1018 आता है, 1018 एंड दिस इज ग्रेटर देन 1000, तो हेंस फ्लो इज अनस्टेडी। तो एनसीईआरटी के हिसाब से ही आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो स्टेडी टू अनस्टेडी यानी 53 का ऑप्शन ए वाला करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। 54 में आते हैं। 54 में when two soap bubbles of radii a and b collapse the radius of curvature of common surface, तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, 1/r ये हम लोगों ने निकाला था, तो ये हो जाएगा 1/a माइनस 1/b आता है। देख लो थ्योरी में किया हुआ है, तो r की वैल्यू a इंटू b/b माइनस a बनेगी, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है 54 का। थ्योरी में प्रूफ है, ये क्लास थ्योरी ही है। 55 में आते हैं। 55 में an object is located 2 kilometer beneath the surface of water if the fractional compression is 1.36%, the ratio of hydraulic stress to the corresponding hydraulic strain will be, density of water हमको given है, तो बेसिकली हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू हाइड्रोलिक स्ट्रेन का जो रेशियो है वो प्रेशर पूछ रहा है, वो प्रेशर की वैल्यू कितनी बनेगी, ठीक है ना। प्रेशर का चेंज पहले निकालते हैं, चेंज इन प्रेशर कितना होगा, तो चेंज इन प्रेशर बनेगा सीधे सीधे रो जी एच के हिसाब से 10⁻³ इंटू 9.8 और 2 किलोमीटर, तो ये वैल्यू आएगी 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू 2000, तो ये वैल्यू आएगी 1.96 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन देखो प्रेशर चेंज नहीं पूछा है उसने, इसने पूछा हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू हाइड्रोलिक स्ट्रेन, तो बेसिकली बल्क मॉडुलस पूछा हुआ है इसने, ठीक है ना। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। और देखा जाए तो वॉल्यूम स्ट्रेस की वैल्यू डेल्टा पी होगी और वॉल्यूम स्ट्रेन की वैल्यू माइनस ऑफ डेल्टा वी ओवर वी होगी।
तो डेल्टा पी की जगह आ जाएगा 1.96 10⁻7 एंड डिवाइडेड बाई इसको 1.36% दिया हुआ है तो 10⁻−2 और कर देंगे। तो ये देखना आप ये ए वाला ऑप्शन मैच करेगा 1.44 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही रेशियो होगा ना स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का। 56 में आते हैं। Suppose you have taken a dilute solution of oleic acid in such a way that its concentration becomes 0.01 centimeter cube of oleic acid per centimeter cube of the solution. Then you make a thin film of this solution of area 4 centimeter square by considering 100 spherical drops of radius given है. By considering 100 spherical drops of radius given है, then the thickness of oleic acid layer will be area of 4 centimeter square. ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले तो 100 स्फेरिकल ड्रॉप्स का टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब और इंटू 100 रखते हैं, वैल्यू क्या आएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब अगर करेंगे तो ये होगा 3/40 पाई और क्यूब करेंगे तो ये 10⁻−9 हो जाएगा और सेंटीमीटर क्यूब भी है तो 10⁻−6 और आएगा और इंटू 100 और आएगा। तो देखो कितना आएगा, ये इसमें से 4 पाई कैंसिल होके ये 10 बचेगा और एक 10 इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 10⁻−14 बच रहा है, 10⁻−14 मीटर क्यूब। ठीक है, ये तो टोटल वॉल्यूम हो गया। अच्छा, एरिया कितना है लेयर का, तो लेयर का एरिया दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को लिखेंगे 4 × 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। तो थिकनेस अगर हम टोटल निकालें तो टोटल थिकनेस हो जाएगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 4 × 10⁻⁻4। तो देखिए ये आएगा 25 × 10⁻−12। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, ऑलिक एसिड तो उसमें से केवल 0.01 सेंटी मतलब 1% ही है, तो ऑलिक एसिड लेयर उसमें से 1% ही है, तो इसका 1% हमें और करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 0.01 आउट ऑफ 1, तो ये 25 × 10⁻−14 मीटर आ जाएगा। तो x निकालना है, x की वैल्यू 25 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। 57 में आते हैं। कंसीडर अ वाटर टैंक एज शोन इन द फिगर। कंसीडर अ वाटर टैंक एज शोन इन द फिगर। क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है इसका 0.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, द टैंक हैज एन ओपनिंग बी नियर द बॉटम हुज क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। A load of 24 kg is applied on the water at the top when the height of the water level is 40 centimeter above the bottom. यहाँ से ये हाइट इसकी 40 सेंटीमीटर है। The velocity of water coming out of the opening is v meter per second square. v का वैल्यू निकालना है to the nearest integer. तो देखो इसमें हम लोग अप्रोक्सीमेशन तो यूज कर ही सकते हैं क्योंकि स्मॉल ए इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल ए। दूसरा क्या करेंगे, जस्ट इनसाइड और जस्ट आउटसाइड बर्नौली लगाएंगे सीधा सीधा। तो पॉइंट नंबर 1 पे प्रेशर अगर लिखेंगे तो प्रेशर होगा वेट की वजह से कितना होगा, तो वेट की वजह से होगा 24g यानी 240 अपॉन एरिया, और प्लस इस हाइट की वजह से, तो हाइट की वजह से होगा रो जी और h। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं ले रहे हैं, वो तो 1 और 2 पे कैंसिल हो जाएगा, और ये प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, यानी हाफ रो इंटू वी स्क्वायर।
तो देखो इसको कैलकुलेट करें अगर 240 डिवाइडेड बाई 0.4 एंड देन प्लस 4 10 टू द पावर 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 पावर 3 एंड अंडर रूट, तो ये 3.03 के आसपास आता है। तो नियरेस्ट इंटीजर के केस में इसका आंसर 3 बन जाएगा, ठीक है ना। 57 सीधा है। 58 में आते हैं। 58 में 2 small drops of mercury each of radius r collapse to form a single layer drop. The ratio of total surface energy before and after the change. तो देखो 2 ड्रॉप मिलके एक नई ड्रॉप बना रहे हैं, यानी 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर डैश क्यूब। तो आपको यहाँ से आर डैश की वैल्यू मिलेगी पहले तो 2 टू द पावर 1/3 टाइम्स आर, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर, तो देखो बिफोर में हम लोग लिखेंगे 2 टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन, और आफ्टर में लिखेंगे 4 पाई आर डैश स्क्वायर 4 पाई आर डैश स्क्वायर इंटू एस। तो ये आ जाएगा 2 ऊपर बचेगा, और नीचे आर डैश स्क्वायर को लिखेंगे 2 टू द पावर 2/3, तो ये बचेगा 2 टू द पावर 1/3 बच रहा है। 58 2 टू द पावर 1/3 बच जाएगा इसमें, आंसर फिर गड़बड़ होगा इसका, 2:1 नहीं आएगा। टोटल सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द चेंज, तो ये डी ऑप्शन ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। A light cylindrical vessel is kept on a frictionless horizontal surface, on a horizontal surface. Area of base is capital A. A hole of cross-sectional area small a is made just at the bottom side. Minimum coefficient of friction necessary to prevent sliding of the vessel due to impact force of emerging liquid. तो इसमें height of liquid तो दी नहीं है। height of liquid चलो कुछ भी assume कर लेंगे। तो देखो velocity of efflux को हम लोग लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 2gh, और रिएक्शन फोर्स ड्यू टू लिक्विड कमिंग आउट ऑफ द ओरिफाइस को हम लोग लिखते हैं रो ए वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रो इंटू ए इंटू 2gh, और फ्रिक्शन की वजह से मैक्सिमम जो फोर्स लग सकता है उसको हम लोग लिखते हैं म्यू एम जी, लेकिन m की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो m की वैल्यू हो जाएगी टोटल वॉल्यूम विच इज a इंटू एच इंटू रो इंटू जी। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल कर देते हैं, तो रो ए 2gh इज इक्वल टू म्यू कैपिटल ए एच रो इंटू जी। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसमें से, रो कैंसिल हो रहा है, जी कैंसिल हो रहा है, एच भी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से म्यू का वैल्यू 2 स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए आ रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है 59 में, ठीक है। 60 में आते हैं। A raindrop with radius r equal to 0.2 mm falls from a cloud of height 2000 meter above the ground. Assume that the drop is spherical throughout its fall and the force of buoyancy may be neglected. Then the terminal speed attained by the raindrop. तो terminal velocity का direct formula है, it is equal to 2/9 r square g। अब देखो सिग्मा माइनस रो लिखते हैं जब हम सिग्मा और रो को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे रो निगलेक्ट करने के लिए कह रहा है ना, क्योंकि एयर का डेंसिटी वैसे भी वाटर की डेंसिटी के सामने नेग्लिजिबल होगी, और अपॉन ईटा, तो ये वैल्यू रख देनी है सीधे सीधे मुझे लगता है। तो 2 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 0.2 10⁻³ स्क्वायर इंटू जी विच इज 10 इंटू सिग्मा यानी कि 10 क्यूब, वाटर का डेंसिटी लेंगे एंड डिवाइडेड बाई 9 एंड डिवाइडेड बाई ईटा, ईटा इज 1.8 10⁻⁵। तो देखिए ये 4.9 के आसपास आता है, ठीक है ना, 4.9 के आसपास आ रहा है, 4.938 मीटर पर सेकेंड। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बी ऑप्शन करेक्ट है।
ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं। Two narrow bores of diameter 5 mm and 8 mm are joined together to form a U-shaped tube open at both ends. If this tube contains water, what is the difference in the level of the two limbs? देखो दोनों का डायमीटर अलग अलग होने की वजह से दोनों में राइज ऑफ वाटर जो है वो डिफरेंस आएगा। तो राइज ऑफ वाटर इन कैपिलरी वाला फॉर्मूला लगे अगर, तो 2s cos phi अपॉन रो जी आर। तो इस हिसाब से अगर हम दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो देखो 2s और रो जी तो बाहर आ जाएगा, तो सीधे सीधे 1/r1 माइनस 1/r2 आएगा। ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 2s, s का मतलब है 7.3 इंटू 10⁻⁻2 एंड डिवाइडेड बाई रो जी, रो हो गया 10 क्यूब, जी भी हो गया 10 एंड 1/r1। अब एक का डायमीटर है 5, एक का डायमीटर है 8, तो उसको हम लोग लिख देते हैं 2/5 माइनस 2/8, लेकिन mm में है तो इसमें हम ऊपर 10 क्यूब और कर दें। देखो कितना बचेगा ये 2/5 माइनस 2/8 देन इंटू 2 इंटू 7.3 10⁻⁻2 इंटू 10 क्यूब एंड डिवाइडेड बाई 10⁻4। तो ये 2.19 mm में आ रहा है। 61 का डी ऑप्शन 2.19 10⁻⁻3 मीटर, तो ये हो जाएगा 2.19 mm। ठीक है। 62 में आते हैं। A soap bubble of radius 3 centimeter is formed inside another soap bubble of radius 6. The radius of an equivalent soap bubble which has the same excess pressure as inside the smaller bubble with respect to the atmospheric pressure। तो ये अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया ही था। ठीक है ना। P1 माइनस P2 को लिखेंगे 4s/r1 और P2 माइनस P3 को लिखेंगे 4s/r2। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो P1 माइनस P3 इक्वल टू 4s 1/r1 प्लस 1/r2 आएगा। और इसको कंपेयर करेंगे 4s/r से, तो r का वैल्यू r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2 आएगा। पहले भी ये क्वेश्चन है डीपीपी में। ठीक है ना। तो इसीलिए जल्दी कर दे रहा हूँ। 3 × 6 अपॉन 3 + 6, तो ये आंसर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो दैट इज ऑल फ्लूइड्स। थैंक यू।